मेरे अपने व्यक्तिगत गौरव का विषय है और मेरी अपनी जो पढ़ाई लिखाई है उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण आयाम का हिस्सा है। तो पहले आप की जो सबसे जो प्राथमिक जो ज़रूरत है वो ये है कि यदि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, कुछ किताबें हैं जो आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। और ये किताबें हिंदी और इंग्लिश। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ डीबीपीजी कॉलेज के एक बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत यादव सर जुड़े हुए हैं और आज हम लोग जानेंगे कि आखिर आज ये डीबीपीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर हैं और इनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी में आखिर क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे, अभी उसके बाद आगे का प्रश्न हम पूछेंगे। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही प्रोडक्ट हैं, तो वहाँ पर पढ़ने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस साक्षात्कार के लिए चुना। और मेरा नाम शशिकांत है। मैं 6 मार्च 2020 से डीबीपीजी कॉलेज के इतिहास विभाग में बतौर सहायक प्राध्यापक जो है पढ़ा रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी बनारस हिंदू के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हुआ है। पीएचडी भी मैंने डॉक्टर अनुराधा सिंह के साथ ट्राइबल हिस्ट्री के ऊपर मैंने पीएचडी की है। उसके पहले की स्कूलिंग भी मेरी कामाख्या सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से हुई है। और जैसा कि कोविड पीरियड में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो ये एक मेरे लिए मतलब गौरव का विषय है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने साउथ कैंपस बरकच्छा से बीएड भी किया है। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय था कि मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज से लेके मेन कैंपस, कामाख्या कैंपस और साउथ कैंपस से अपनी पढ़ाई लिखाई की जर्नी को पूरा किया और बीएचयू की ही एक एफिलिएटेड कॉलेज में जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात है कि ये गौरव का ही विषय है कि आप जिस संस्था से पढ़े हों उस संस्था के किसी भी इकाई में, किसी भी संरचना में यदि आपको काम करने का मौका मिले तो ये अपने आप में बहुत गौरव का विषय है। और चूँकि मुझे महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो ये मेरे अपने व्यक्तिगत गौरव का विषय है और मेरी अपनी जो पढ़ाई लिखाई है उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण आयाम का हिस्सा है। सर अब आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एज असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं यहाँ पर, तो सर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और किस किस एग्ज़ाम से होकर गुजरना पड़ा था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कहीं पे भी बतौर आप सहायक प्राध्यापक यदि काम करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी आपकी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एकेडमिक्स में जाने के लिए आपकी शुरुआती चीज़ें पहले से निर्धारित होनी चाहिए। तो ये मेरा मतलब भाग्य कहिए या लक कहिए या मेरे साथ के जो मेरे टीचर थे या मेरी जो गाइड थी उनके गाइडेंस का ये प्रभाव कहिए कि जब मैं शुरुआती दिनों में विश्वविद्यालय में आया तो बाकी विद्यार्थियों की तरह मेरा भी रुझान जो है वो सिविल सर्विस और बाकी के जो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम थे उनके प्रति था। लेकिन जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब मैं पीएचडी में गया तो मेरी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगी कि मुझे नेट निकाल के या पीएचडी करके जो है मुझे हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। इसके पहले मैंने भी गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो है इंटरव्यू दिया था और 1-2 आयोग वगैरह के एग्ज़ाम दिए थे। तो एक तो ये आप समझ लीजिए कि पहली बात तो कि ये आप विश्वविद्यालय में ख़ासतौर से जो आयोग के एग्ज़ाम नहीं जहाँ होते हैं, जहाँ इंटरव्यू होता है, वहाँ पे आपको जाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि कम से कम आपकी पीएचडी पूरी हो। 4 फर्स्ट क्लास हो सकते हैं, जेआरएफ हो सकते हैं, नेट हो सकते हैं। ये तो स्क्रूटनी और बाकी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपके साथ कैसे किस तरीके के लोग जो है वो कम्पीट करते हैं। उसी कंपटीशन के लिहाज से आपकी एजुकेशन जो है पूरी होनी चाहिए। लेकिन कम से कम आपको पोस्ट ग्रेजुएट और नेट होना चाहिए महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में किसी भी पोस्ट के लिए, सहायक प्राध्यापक की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। सर जैसा कि हम लोग आपके बारे में सुनते आए हैं कि आप जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र थे तो आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए थे और उसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ा था, बस ऐसा सुनते हैं। तो क्या यह बात पूर्णतः सत्य है? और आप किसी भी स्टूडेंट को जो यहाँ पर आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो जब आए तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े या ना जुड़े, या फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स किसी को भी कितना मदद देगा अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जब मैं विश्वविद्यालय में था तो अभी फ़िलहाल में नहीं, लेकिन हम लोग के टाइम आखिरी चुनाव हुआ था
जिसमें जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो चुनी गई थी, और हमारे हॉस्टल के ही सीनियर डॉक्टर विकास सिंह उस समय जनरल सेक्रेटरी का चुनाव जीते थे। तो हम शायद काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आखिरी वो छात्र संघ की नर्सरी के लोग हैं जिन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो है वो वोटिंग की और एक जनरल सेक्रेटरी चुना है। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल है, तो मैं आपकी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त करूँ। मैं राहुल गांधी और बाकी के जो इस तरीके के जो पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिकल कई इंसिडेंट आए थे, जब हम लोग जो है स्टूडेंट लाइफ में प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध करते हुए थाने तक गए, कचहरी तक गए, पुलिस के द्वारा पकड़ के ले गए। और मैं इन सारी बातों के बीच में एक बात आपको स्पष्ट रूप से, सहज रूप से कहूँगा कि इन सारी चीज़ों के पहले आप की जो सबसे जो प्राथमिक जो ज़रूरत है वो ये है कि यदि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जहाँ पे आपको नौकरी की ज़रूरत है, एक समाज के प्रति आपका जो दायित्व है, जहाँ पे आपको सरकारी नौकरी के साथ साथ आपके सामाजिक जीवन को, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को और आपके सामाजिक सरोकारों को, सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ तमाम ऐसी बातों की ज़रूरत है जिसके सहारे आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। तो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई को ठीक ढंग से करें। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूँ कि सामाजिक विज्ञान या समाज विज्ञान की पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको राजनीति करनी चाहिए, और चूँकि आप इस देश के एक सजग नागरिक हैं, सजग जागरूक युवा हैं, आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। तो मेरा अपना ये मानना है कि यदि आप अपने दायित्वों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति नहीं जागरूक होंगे, नहीं जानकारी रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी जो बुनियादी जो सामाजिकी है या जो सामाजिक जो सरोकार है वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बिना अराजक हुए जो लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसके साथ खड़े होकर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जो जागरूक मुद्दे हैं उनका जो है आमना सामना करें। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे आपको प्रोटेस्ट में जाना चाहिए, तो बिना किसी व्यवस्था को दुर्व्यवस्थित किए आप उस प्रोटेस्ट में जाइए, लेकिन सारी चीज़ों के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई करिए, टाइम से एग्ज़ाम दीजिए, टाइम से असाइनमेंट दीजिए। हम लोग जब हंगर स्ट्राइक हुई थी स्टूडेंट यूनियन के लिए प्रोफेसर लालजी सिंह के समय जो वाइस चांसलर थे, तो हम तो लोग स्टूडेंट काउंसिल पर बैठ के अपना असाइनमेंट बनाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस काम को करने के लिए आए हैं वो आपका सबसे महत्वपूर्ण है और उसको आपको पूरा करना चाहिए। यदि वो नहीं पूरा हो पाएगा तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो गौण हो जाएंगी, क्योंकि फिर तब तो आपके कम पढ़े लिखे नेता में और आपका कोई फ़र्क नहीं रह पाएगा। क्योंकि विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो राजनीतिक पाठशाला है उससे बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी के लोगों का जो है वो लोग जो है वो निकले हैं। हमारे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मनोज सिन्हा, भरत सिंह, ओम प्रकाश सिंह, ये तमाम ऐसे स्टूडेंट लीडर हैं जो टाइम से जो है वो लोगों के बीच में आए हैं और एक अच्छी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेके पूरे मतलब लोगों के बीच में मैसेज दिया। आपको जान के ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो इस देश की पहली पार्लियामेंट थी उसमें मुझे जहाँ तक याद है कि मतलब मुझे मेरी जो जानकारी है, शायद आप इसको पक्का कर लीजिएगा, 52 ऐसे सांसद थे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए थे। तो मैं बड़े सफागोई से और एकदम साफ तौर पे ये कहूँगा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स बिल्कुल बुरी बात नहीं है। ये आप अच्छी नीयत से, अच्छे तरीके से यदि आप करते हैं तो ये बेहतर है। और मैं अपने स्टूडेंट से भी कहूँगा कि आप अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के प्रति, राजनीतिक दायित्वों के प्रति सजग रहिए और जागरूक रहिए। सर, अब बात आती है एनसीईआरटी की कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी आखिर कितना अधिक बेनिफिशियल साबित होगी किसी भी एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज का तैयारी करे या फिर कोई भी तैयारी करे, प्रोफेसर का तैयारी करे या टीचिंग लाइन में जाना हो उसका तैयारी करे। तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी, पॉलिटिक्स की एनसीईआरटी 6 to 12, ये सब जितने भी एनसीईआरटीज़ हैं वो कितना ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। देखिए, इसके पीछे मैं आपसे एक बात कहूँगा। ये जब आप आते हैं महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में तो आपके सीनियर्स, आपके टीचर और जो जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपसे कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो इसलिए नहीं कहा जाता है कि सारा ज्ञान उसमें पड़ा हुआ है। असल बात यह है कि ज़्यादातर बच्चों की चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो आपकी जो शुरुआत हो उसकी बुनियाद को मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कही जाती है। भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, यहाँ पे रोज़गार की कमी है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग हैं और लोगों की समस्याएं बहुत सारी हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग एक ही तरीके के रोज़गार में कई तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं।
पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी स्टूडेंट भी चाहता है कि हम लेखपाल और वीडियो और इस तरीके के छोटे बड़े एग्जाम को देता है। ऐसी स्थिति में जो रोज़गार को लेकर जो आपाधापी मची है, मैं तमाम अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ जिन्होंने बीडीएस और बीटेक करके जो है प्राइमरी की जॉब प्राप्त की है, लेकिन इस बात के पीछे का जो मेरे कहने का भाव ये है कि हमारे समाज में एक आपाधापी मची हुई है। ऐसी स्थिति में जब आप कोई ह्यूमैनिटीज़ की, टीचिंग की, कोई सिविल सर्विस की आप जो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपसे उम्मीद ये रखी जाती है कि आपकी स्कूलिंग जो है बड़ी स्ट्रांग हो। तो ऐसी स्थिति में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एनसीईआरटी पढ़ के जो है वो किसी एग्ज़ाम को शुरू करने की कोशिश कीजिए। कुल मिला के एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सर, अब तक के आपके एक्सपीरियंस में सर, एक जो इस समय करंट इशू चल रहा है, या फिर करंट इशू नहीं तो हर नागरिक को इस बारे में जानना ही चाहिए कि आखिर रिलीजन और पॉलिटिक्स को हम ये कर सकते हैं, या फिर रिलीजन का हम यूज करके हम पॉलिटिक्स में रूलिंग पार्टी में आ सकते हैं, यानी कि धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए, ये इसमें आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरा अपना ये मानना है, शायद आप मेरी बात से सहमत हो ना हो, लेकिन मेरा जो इत्तेफाक है वो इस बात से एकदम स्पष्ट है कि मैं ये कहूँ कि धर्म नितांत व्यक्तिगत और निजी मामला है। जैसे मैं हिंदू हो सकता हूँ, मुसलमान हो सकता हूँ, सिख होता हूँ, ईसाई हो सकता हूँ। मेरी इच्छा करे मैं मंदिर जाऊँ, मेरी इच्छा करे मैं नमाज़ पढ़ूँ, मेरी इच्छा करे मैं गुरुद्वारे जाऊँ, ये मेरा एकदम व्यक्तिगत नितांत मामला है। इसके ऊपर आप कोई मतलब मेरे ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं, और यदि कोई फोर्स करता है तो मैं उस बात से बिल्कुल सहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो अधिकार है वो मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, मेरा पार्लियामेंट देता है, और मेरे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका देती है। पहली बात। दूसरी बात ये, आज के ज़माने में मैंने जिस दौर में हम आप बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, इस दौर में राजनीति में रास्ता बनाने का एक अच्छा माध्यम बन गया है धर्म। ठीक है, इससे बहुत लोग सहमत भी हो सकते हैं, बहुत लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि राजनीतिक रूप से आदमी को सजग होना चाहिए, और राजनीति में जो धर्म का जो हस्तक्षेप है वो कम होना चाहिए। धर्म की अपनी मर्यादाएं हैं, धर्म की अपनी मतलब ज़रूरतें हैं। हर आदमी धार्मिक हो सकता है। मैं सेकुलर जैसे भी शब्द में बहुत भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कोई न कोई आस्था हो सकती है। तो नास्तिक होगा, उसकी भी तो कोई आस्था होगी ना। तो लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि आप इसको कोई टूल मत बनाइए। ये एक नितांत निजी और पवित्र मामला है ना। इसको आप टूल मत बनाइए, इसको टेक्निक मत बनाइए राजनीति में जाने के लिए, क्योंकि फिर वो व्यवस्था पूरी तरीके से अराजक हो जाती है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता लिखाता हूँ। मैं मिडिवल पीरियड के जितने भी एग्जाम्पल देखता हूँ, या मतलब कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के पहले के 1950 के पहले मैं जितने एग्जाम्पल देखता हूँ, सारे एग्जाम्पल्स में साफ तौर पर जो चीज़ दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि धर्म के सहारे जब राजनीति में प्रवेश किया गया है तो पूरी की पूरी व्यवस्था अराजक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये चीज़। हाँ सर, दो वर्ड है, एक नेशनलिज्म, एक फासिज्म। सर, मेरे अब तक के जानने में मैं जो नेशनलिज्म और फासिज्म को समझता था कि जो एक नेशनलिज्म का एक्सट्रीम रूप है उसे फासिज्म कहते हैं, लेकिन अब नेशनलिज्म भी मुझे अब समझ में नहीं आता कि आखिर नेशनलिज्म है क्या। क्या आज के समय में जो नेशनलिज्म के नाम पर मैं देखना बहुत जगह ऐसे लॉ लाए जा रहे हैं, ऐसे पॉलिसी बनाई जा रही हैं कि आपको अपने अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको उस दौरान वंदे मातरम या फिर जय हिंद बोलना ही है, या फिर आप जब भी सिनेमा हॉल में जा रहे हैं तो आपको जनगण मन के समय अब जनगण मन होगा और उसमें आपको खड़ा होना है। तो नेशनलिज्म और फासिज्म को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपके सवाल में थोड़ा सा मैं स्पष्टता देना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जो राष्ट्रगान का विषय है, मेरे अपने दो तर्क हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी स्थिति में जब किसी राष्ट्रीय प्रतीक की बात आएगी तो ये सारे नागरिकों की एक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सम्मान दें। सिनेमा हॉल में यदि राष्ट्रगान गाया जा रहा है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस देश के सजग नागरिक होने के नाते कि आपको खड़ा होना चाहिए, और मैं इस बात के लिए एकदम फोर्सफुली ये कह रहा हूँ कि आपको खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा हूँ, या इस बात से भी मतलब मेरा ये मतलब सब वो नहीं है, मेरी अपनी सहमति नहीं। मैं नहीं मानता कि राष्ट्रगान को सिनेमा हॉल जैसी जगह पे वहाँ पे मतलब गा के जो है इस तरीके से माहौल को हल्का करने की ज़रूरत है, क्योंकि राष्ट्रगान की अपनी एक मर्यादा है, उसकी एक शुचिता है, और मुझे नहीं लगता कि सिनेमा हॉल जैसी जगह पे जो है उसको होना चाहिए, क्योंकि वो एक इंसिडेंट हो सकता है
किसी पब्लिक स्पेस के किसी ऐसे कार्यक्रम, क्योंकि वो डेली रूटीन का कार्यक्रम है सिनेमा के, वहाँ पे क्योंकि अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं, तो मुझे लगता है कि हमको अपने राष्ट्रगान का सम्मान करते हुए ऐसी जगहों पे इसको ज़रूरत में रख के या इस तरीके से कोई मतलब निर्णय लेने से बचना चाहिए। मेरा अपना नितांत मामला है, लेकिन हाँ, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ भी राष्ट्रीय प्रतीकों की बात आए, जहाँ राष्ट्रगान की बात आए या किसी ऐसे संदर्भ की बात आए, तो वहाँ हमको खड़ा होकर उसको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमारा दायित्व है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक नेशनलिज्म और फासिज्म का सवाल है, तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद और हिंदुस्तान में फांसीवाद, और यूरोप में राष्ट्रवाद और यूरोप में फांसीवाद, ये दोनों के संदर्भ बिल्कुल अलग अलग हैं। पहली बात तो ये कि दुनिया के देशों में सभ्यता और हिंदुस्तान की सभ्यता के मायने अलग अलग हैं। यदि आप कहेंगे कि यूरोपियन नेशनलिज्म से इंडियन नेशनलिज्म को तुलना कर ली जाए, तो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। और दूसरी बात ये कि फासिज्म किसी भी स्थिति में गलत है। और एक आखिरी बात, राष्ट्र, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नितांत श्रद्धा का विषय हैं, गर्व का विषय है, गर्व की अनुभूति का विषय है। मेरा अपना मानना ये है कि एक सौहार्द के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसके आदर और सम्मान के लिए कितनी अनुकूल परिस्थितियां बना रहे हैं, बल्कि ये न करके कि हम उसके लिए कोई अराजक स्थिति बनाएं, क्योंकि बार बार चीज़ें तभी बिगड़ती हैं जब हम चीज़ों को अराजक करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यदि हम अपने देश, समाज और अपने राष्ट्र और अपनी व्यवस्था के प्रति किसी को गौरवान्वित करवाना है, किसी को किसी भी संदर्भ में लाना है, तो ऐसी स्थिति में हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सारी चीज़ों के लिए बेहतर वातावरण बनाएं। समझ रहे हैं? अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ देश में ऐसा माहौल बन गया है कि देशभक्त कौन और देशद्रोही कौन, कि जो सबको साथ लेकर चल रहा है वो देशभक्त है सच्चे मायने में, या फिर जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्र महापुरुष हैं, उनका अच्छे से सम्मान कर रहा है वो देशभक्त है, या फिर जो वंदे मातरम, जय हिंद और जनगण मन बोल रहा है वो देशभक्त है, या फिर जो इस सबको कोई महत्व नहीं दे रहा है वो देशभक्त है, या फिर कौन देशभक्त है और देशद्रोही कौन है? देखिए, ये बड़ा सा सीधा सा सवाल है, इस पे बहुत ज़्यादा हमको लगता नहीं है कोई बहुत विस्तार में जाने की ज़रूरत है। देश और राष्ट्र और राष्ट्रीय प्रतीक, इन सब का जो आदर करे और इसके घटकों का जो आदर करे वो देशभक्त है। हम आप उसके घटक हैं, और जो इस व्यवस्था को बिगाड़े, जो इन घटकों को, इन प्रतीकों को जो सम्मान के दृष्टि न देखे, वो देशभक्त नहीं है। आप इसको बाइफरकेट करके देख सकते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पे जो लोग एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, उनसे आप या उनके विषय में आपको सही बातें स्पष्ट रूप से समझ में आती है। तो मेरा अपना मानना ये है कि आप देशभक्ति और देशद्रोह की सारी बातें खुद से समझ जाते हैं, और आपको खुद ब खुद लग जाता है कि सामने वाले की नीयत कैसी है और सामने वाले का काम धाम कैसा है। तो हिंदुस्तान का हर नागरिक देशभक्त और देशद्रोहियों के बारे में खूब अच्छे से जानता है, और वो जानता ही नहीं बल्कि उनके विषय में लोगों को सही रूप से जागरूक भी करता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये विषय बहुत ऐसा है कि जो नितांत मतलब जागरूकता का विषय है। अच्छा, डेमोक्रेसी को आप किस तरह से देखते हैं कि डेमोक्रेसी में सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबके मुद्दों को जगह मिलनी चाहिए, या फिर ऐसा भी हो जाता है डेमोक्रेसी में कि जब बहुसंख्यकवाद हो जाता है तो उसमें केवल अगर कुछ लोगों का जो प्रायोरिटी है तो वही प्रायोरिटी सबका हो, ऐसा कुछ लोग चाहने लगते हैं। अब बहुसंख्यकवाद हमेशा ही लोकतंत्र के लिए हानि है, तो आप लोकतंत्र को और बहुसंख्यकवाद को किस प्रकार से देखते हैं? 47 में हमारे देश को आज़ादी मिली है ना, और धर्म के नाम पे हमारा देश बंटा था, ये आप जानते हैं। लेकिन 1947 से आज 2023 तकरीबन मुझे लगता है कि एक लंबा अरसा 50-60 साल 70 साल का हमने बिता लिया है, और दुनिया के नक्शे पे हम एक सफल लोकतंत्र के तौर पे इकट्ठा हैं। ठीक है, आपके ही सवाल में आपका जवाब छिपा हुआ बहुसंख्यकवाद। हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ, पाकिस्तान, वो धर्म के नाम बटा था, वहाँ एक धर्म के लोग थे और धर्म के नाम पे वो फिर टूट गया है। तो मेरा अपना मानना ये है कि धर्म और भाषा और जात जो है वो किसी भी राष्ट्र के लिए या किसी राष्ट्र की एकता का कोई बड़ा कारण नहीं हो सकती है। तो शायद ऐसा होता तो पाकिस्तान जो है बढ़ता नहीं,
क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले लोग मुसलमान थे, लेकिन वो भाषा के नाम पर बट गए। क्या पता कि यदि भाषा के लोग एक रहे होते तो हो सकता है कि शिया सुन्नी के नाम पर बदल जाता। बहरहाल उस टिप्पणी पे जाने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि एक सफल लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक देश में रहने वालों की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा की और उनकी भावनाओं का ध्यान रखें। और इसका जीता जागता बढ़िया उदाहरण हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है या हिंदुस्तान है। अच्छा, हम देखते हैं कि क्लास 12th तक जो हिस्ट्री होता है सब्जेक्ट, उसमें एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री कहकर कुछ भी डिवीज़न नहीं होता है। जब हम ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं या फिर जब हम लोग पीजी में जाते हैं, तब वहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत सारे ब्रांचेस में हिस्ट्री डिवाइड हो जाता है। तो सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम के लिए कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, एग्ज़ाम के ऊपर ये निर्भर करता है कि आपका सिलेबस क्या है, लेकिन एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, तीनों इंडियन हिस्ट्री के जो पार्ट हैं वो एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और उसके साथ वर्ल्ड हिस्ट्री की एक समेकित जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कुछ किताबें हैं जो आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। और ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आसानी से उपलब्ध हैं। एंशियंट इंडिया के लिए आप उपेंद्र सिंह की एक किताब आती है, संभवतः पियर्सन पब्लिकेशन ने छापी है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मिडाइवल इंडिया के लिए आप सतीश चंद्रा या हरिश्चंद्र वर्मा की किताब पढ़ सकते हैं। हरिश्चंद्र वर्मा की किताब हिंदी में आती है और उसको हिंदी कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय ने छापा है। सतीश चंद्रा की किताब जो है वो जवाहर पब्लिकेशन ने छापी है, वो हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। और ये दोनों किताबें फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम में हैं। एक तीसरी किताब आप मॉडर्न इंडिया के लिए प्लासी टू पार्टीशन पढ़ सकते हैं, शेखर बंदोपाध्याय की, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है। और यदि आपको समय मिले तो आप चाहें तो मॉडर्न इंडिया के लिए BL ग्रोवर की भी किताब देख सकते हैं। वो किताब जो है वो बहुत कंसेप्चुअल किताब तो नहीं है, लेकिन तैयारी के लिहाज से वो किताब बेहतर है और उसमें कंटेंट खूब होते हैं। एक पोर्शन हमारा जो छूट जाता है 1707 में औरंगजेब के मरने से लेकर 1857 की क्रांति के बीच का, यानी कि खासतौर से 18वीं सदी का भारत, तो उसके लिए भी किताबें आजकल आती हैं, खूब सवाल उससे आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन हमारे पास उस पर किताबें कम होती हैं। लक्ष्मी सुब्रमण्यम की एक किताब है 18वीं सदी का भारत, उस किताब को आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद 18वीं सदी के भारत के विषय में खूब अच्छे से जानकारी मिलेगी। मॉडर्न वर्ल्ड की किताबें भी आपको देखनी चाहिए, उसके लिए आप जैन माथुर की किताब देख सकते हैं, पुरानी वाली NCERT में इंदिरा अर्जुन देव की किताब देख सकते हैं, उसके अलावा कटिलवी की किताब देख सकते हैं यूरोपियन हिस्ट्री पे। और यदि आपका इंटरेस्ट हो तो आप लाल बहादुर वर्मा को भी विश्व इतिहास के लिए पढ़ सकते हैं। अच्छा, हमने कई सालों से ये ट्रेंड देखा है कि अब लड़कों में होड़ मची है दिल्ली भागने की, कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी उनको मिल जाए या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो अगर किसी को भी अगर वो CUET का एग्ज़ाम देता है और उसको DU या फिर JNU नहीं मिलता है, उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिल जाता है। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी DBPG कॉलेज मिल जाता है, तो उसे बनारस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब बनारस में सिविल सर्विसेज का कुछ माहौल भी है कि नहीं? आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस पर साफ तौर पे आपसे कहूँगा कि आदमी को जगह तो बदलनी चाहिए, जगह बदलनी चाहिए, लेकिन आप इस बुनियाद पे मत निकलिए कि नहीं बनारस ठीक नहीं है, दिल्ली ठीक है, या दिल्ली नहीं ठीक बनारस है। यदि आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया है तो आपको मौका मिले तो कहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। यदि आपकी स्कूलिंग कहीं से हुई है, यदि ग्रेजुएशन करने का मौका यहाँ मिले तो जगह बदलने से तो मतलब मेरा भाव यही है कि चलता हुआ पानी साफ़ होता है, स्थिर पानी थोड़ा गंदा हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक माहौल का सवाल है या काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पढ़ाई लिखाई का सवाल है, तो जुडिशियरी के सबसे अच्छे रिजल्ट बनारस से हो रहे हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के बड़े अच्छे रिजल्ट बनारस से हो रहे हैं। हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट्स इंडिया में शायद सबसे ज़्यादा बनारस से हो रहे हैं। ये बात ठीक है कि बनारस में सिविल सर्विसेज के रिजल्ट कम होते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में लोअर PCS और UPPCS के भी रिजल्ट खूब होते हैं, और हायर एजुकेशन में तो बनारस की कोई शानी नहीं है। तो मेरा अपना ये मानना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, खासतौर से DAV या राजघाट या महिला महाविद्यालय या आर्य महिला, या आपका नहीं हो रहा है तो विद्यापीठ, UP कॉलेज या हरिश्चंद्र, ये तमाम ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है। तो आपके कुलगीत में विश्वविद्यालय के लिखा है ये सर्वविद्या की राजधानी,
तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरीके से बनारस को इन संदर्भों में कमतर करके आंकना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का विश्वविद्यालय शायद भारतीय उपमहाद्वीप में कोई हो, जहाँ पे इंजीनियरिंग, मेडिकल और फाइन आर्ट और ड्राइंग और ह्यूमैनिटीज़ और बाकी सारी पढ़ाई एक साथ एक कैंपस में इस तरीके से होती है। ये ठीक है कि जेएनयू का अपना ग्लैमर है, डीयू का अपना ग्लैमर है, लेकिन मैं तमाम उन इंस्टीट्यूट्स के लोगों को जानता हूँ कि जो वहाँ रह के भी रिजल्ट जो है उनका बहुत बेहतर नहीं है। तो मेरा अपना मानना यह है कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस इंस्टीट्यूशन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, मैं जहाँ तक आपको अब तक समझ पाया हूँ कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास नहीं आता है, आपका क्लास नहीं करता है, तब आप उस पर कभी कभार भड़क जाते हैं, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा लिबरल हैं। तो बीए का क्लास करना या फिर ना करना जो नहीं कर रहे हैं, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? बहुत लोगों का ये मानना होता है कि ग्रेजुएशन में बिना क्लास किए ही अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव पर ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? ये इसको मैं एक बढ़िया एग्जांपल देके बताऊं कि मेरी जो स्कूलिंग हुई है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से हुई है, और जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जो इंजीनियरिंग के रिजल्ट होते थे वो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के सबसे ज़्यादा बनारस में होते थे, आईआईटी के, मेडिकल के। लेकिन वो लड़के जो बाहर के प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ के सिर्फ एग्ज़ाम दे के आते थे, उनके रिजल्ट्स कम होते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि क्लास का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है। यदि आपको ये लगता हो या किसी को ये लगता है कि बिना क्लास गए यदि हमारा रिजल्ट बढ़िया आ सकता है, तो मुझे ये लगता है कि उसको डिस्टेंस मोड से अपना एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस मोड में वो एडमिशन ले ले तो उसको खुद ब खुद क्लास के इंपॉर्टेंस समझ में आएंगे। मेरा अपना ये मानना है कि आपके साथ जो लोग पढ़ रहे हैं या आप जिस क्लास को कर रहे होते हैं उसमें उन तमाम लोगों से आपका रोज़ सरोकार होता है, तो आपको पता चलता है कि लोग क्या पढ़ रहे हैं, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लोग पढ़ना क्या चाहते हैं, लोग पूछना क्या चाहते हैं। तो मेरा अपना ये कहना है कि बिना क्लास किए आना या बिना क्लास के कोई सिस्टम खड़ा करना, ये मुझे लगता है बड़ी कमज़ोर बात हो गई और इसमें स्टूडेंट्स का नुकसान है। तो थोड़ा मेरा ये इस बात के पीछे पक्ष रहता है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में क्लास को लेकर जो संवेदनशीलता है वो थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि हमारे टाइम तो अटेंडेंस कंपलसरी हुआ करती थी। हमारे प्रोफेसर से यदि 75%, 80%, 90% अटेंडेंस नहीं होती थी तो हम एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे। मैं अपने साथ के तमाम उन बच्चों को जानता हूँ, और आज भी आप यूजीसी के नियम्स और नॉर्म्स को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए अटेंडेंस कंपलसरी है। इस लिहाज से मेरा थोड़ा क्लास के प्रति जो है वो जागरूकता ज़्यादा रहती है, और मैं ज़्यादातर बच्चों से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो क्लास आए। तो जैसा कि हम लोग देखे हैं कि आपका ट्राइबल हिस्ट्री में महारत हासिल है, आपका रिसर्च भी उसी में हुआ है। तो सर, आप ट्राइबल्स को या फिर आज का जो जितना भी बैकवर्ड क्लास है, ईडब्ल्यूएस है या फिर शेड्यूल कास्ट है, तो आप उसको मुख्य धारा में जोड़ने को किस प्रकार से देखते हैं? और जो भी इनके भी लीडर्स हुए, जो भी बिरसा मुंडा हुए या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुए, फिर वैसे कोई भी नेता उभर नहीं पाए, ज्योतिबा फुले हुए, कि वंचित वर्ग को भी कोई मुख्य धारा में जोड़ सके। तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं आपका जहाँ तक सवाल समझ पाया हूँ, आप शायद मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि मेरे रिसर्च के बहाने या मेरी अपनी पढ़ाई लिखाई के बहाने मैं जो डिप्रेस क्लास है, जो पीछे का तबका है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ या किस तरीके की पॉलिसी के बारे में सोचता हूँ, यही शायद सवाल आपका है। पहली बात तो ये कि मेरा जो रिसर्च था वो ट्राइबल हिस्ट्री में था, और मैंने जो रिसर्च के बारे में जो फाइंडिंग की वो ये की कि वो अपनी दुनिया में खूब खुश हैं, ठीक है। उनको बिल्कुल नहीं मतलब कि आप उनको मुख्य धारा में सोचते भी हैं या वो मुख्य धारा से बाहर अपने आप को सोचते हैं, क्योंकि उनकी धारा भी मुख्य धारा है। जब आप पेड़ों के बारे में नहीं जानते थे, जब आप पक्षियों के बारे में नहीं जानते थे, जब आप नदियों के बारे में नहीं जानते थे, तो पंछियों से, नदियों से, पेड़ों से बात किया करते थे। असल ट्राइबल वो हैं, ठीक है। सुनामी एक बड़ी आपदा थी, और अब सारे लोग जानते हैं कि सुनामी के बाद जो ये मुख्य धारा है, जिसने बड़े बड़े प्लांट लगाए, जिसने बड़े बड़े रोड बनाए, जिसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, और सबसे कम किसका नुकसान हुआ? वो ट्राइबल कम्युनिटी का हुआ। तो दोनों बातों में थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि यदि आप ठीक ठीक ट्राइबल के ऊपर बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है कि 70 सालों में उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। कुछ अंग्रेज़ों ने की, कुछ हम हिंदुस्तानी सरकारों ने की। उनकी बातों को कम सुना गया, उनके लिए जो नियम कानून बनाए गए हमको लगा कि हम उनके कायदे के लिए बना रहे हैं, उनके फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि उनका रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर हुआ। लेकिन आपका जो सवाल है, उस सवाल पे मैं जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज के हर
बिरादरी में, समाज के हर धर्म में, समाज के हर क्लास में एक ऐसा तबका है जिसको वंचित और शोषित कहा जा सकता है। वो ठाकुर भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है। तो ऐसे में सरकार के प्रति और आपकी नागरिक के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी योजनाओं और सरकारी मान्यताओं और सरकारी व्यवस्थाओं में आप उसका सहयोग करें और उसको तथाकथित जो मुख्यधारा है उसके साथ जोड़ें। या यूँ कह लीजिए कि जो रिजर्वेशन वगैरह इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं उन पे हमको फिर से बातचीत करके हमारे भी समाज में और आपके भी समाज में तमाम ऐसे लोग हैं, हमारे धर्म में, आपके धर्म में तमाम ऐसे लोग हैं जिनको सरकार से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, व्यवस्था से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या यूँ कह लीजिए कि उनको सही तरीके से व्यवस्था में लाने की ज़रूरत है। तो मेरा अपना ये मानना है कि हर पढ़े लिखे लोग का, हर पढ़े लिखे व्यक्ति का एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सारे लोग उनके लिए खड़े हो जाएं या उनके प्रति जो हमारी संवेदना है उसके साथ उनके बीच में हम काम करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना फ्रूटफुल साक्षात्कार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।